जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो रेलवे एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है जिससे आपकी सिलेक्शन हो जाए, वो आज हम यहाँ पे पूरी की पूरी रणनीति डिस्कस करेंगे। क्योंकि रेलवे में इस साल काफी वैकेंसीज आई हैं, चाहे एनटीपीसी में हो चाहे टेक्नीशियन में हो, और आने वाले टाइम में ग्रुप डी की भी भर्ती आने वाली है यहाँ पे। तो आज हम पूरी की पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, क्या तैयारी होती है, कौन सी बुक पढ़ी जाती है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी जब हम एग्जाम देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। आपका सिलेबस क्या है उसको समझना और सिलेबस के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना। तो आपको भी मालूम है कि रेलवे में अगर एनटीपीसी के एग्जाम की बात करें तो मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, और जीके, जीएस और करंट अफेयर। तो यहाँ पे जो मैथ्स है, मैथ्स आपका सीजीएल लेवल का आप समझ सकते हो या सीएचएसएल लेवल का मैथ्स आता है। एसएससी से थोड़ा सा कम रहता है, अगर आप टफनेस देखें तो एसएससी से थोड़ा कम आप समझ सकते हैं। रीजनिंग बहुत आसान आती है, और जीएस, जीके और करंट अफेयर और जीएस का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है रेलवे के एग्जाम में। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। जीके से जनरली कम क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जीके में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करनी है। जैसे जीके के लिए आप लूसेंट में जीके और जीएस दोनों आपका कवर हो जाता है। करंट अफेयर के लिए कोई भी बहुत सारी जो कोचिंग संस्थान होते हैं वो अपने मैगजीन रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं, तो वो मैगजीन अगर आप पढ़ते हो तो वहां से आपका करंट अफेयर इंप्रूव हो जाता है। और वैसे ही बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा करंट अफेयर आपको करवा देते हैं, तो वहां से भी करंट अफेयर आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव जैसे सब इंजीनियर का हो गया, उसका एग्जाम होता है। जैसे रेलवे में होता है, इंजीनियर्स के एग्जाम होते हैं, और टेक्नीशियंस का एग्जाम होता है, असिस्टेंट लोको पायलट का होता है, वहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली फिजिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये तैयारी आपको बेहतर करनी है। अब तैयारी कैसे करेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है, ये बेसिकली आप ये मैथ्स, रीजनिंग और जीके और जीएस करंट अफेयर, तो ये आपका एनटीपीसी में आता है। एनटीपीसी बहुत ही पॉपुलर एग्जाम होता है रेलवे के लिए, और काफी अच्छी सैलरी भी है इसकी, और काफी अच्छा जॉब भी होता है। उसके बाद रणनीति का सबसे जो इंपॉर्टेंट फेज होता है, मैंने आपको बताया नो एग्जाम सिलेबस। सबसे पहले तो आपके एग्जाम का जो सिलेबस है, आपके नोटिफिकेशन में डिटेल सिलेबस होता है। पहले सिलेबस को एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़े कि सिलेबस में क्या आ रहा है, और अननेसेसरी आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस का प्रिंट आउट लेके आप रख लो, और सिलेबस में जो जो चीजें आती है आप उसको सिस्टमैटिक ढंग से नोट्स बनाओ और उसकी प्रिपरेशन करो। अब सिलेबस आपने समझ लिया, और सिलेबस को कैसे पढ़ना है, कैसे उसके नोट्स बनाने हैं, उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो दूसरा हमारा फैक्टर होता है प्रॉपर प्लानिंग का। अब आपने प्लानिंग बना ली, बट आप कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे आपने प्लानिंग तो कर ली, उसके बाद आपने एक दिन तो 7-8 घंटे आपने पढ़े, जस्ट समझो 7-8 घंटे आपने पढ़े, लेकिन अगले दिन से आपकी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि क्या रहना, निरंतर रहना है। उसके बाद जब आपकी कंसिस्टेंसी हो गई तो उसके बाद आता है स्पीड। आप जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैथ्स का क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपकी स्पीड कैसी है, स्पीड बहुत मैटर करती है। क्योंकि टाइम सबके पास सेम होता है, बट उस टाइम को यूटिलाइज करके जो सबसे पहले सॉल्व करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो स्पीड आपको रखनी है। जब आपका स्पीड आ जाएगा तो उसके बाद एक्यूरेसी आपको ध्यान में रखनी है कि आपने जैसे सपोज 50 क्वेश्चन मैथ के करे, तो वो 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। हालांकि जनरली ज्यादातर क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता। जैसे आपने 50 क्वेश्चन करे, तो मुश्किल से गुंजाइश ये है कि 1 से 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। उससे ज्यादा अगर आप रॉन्ग कर रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो।
तो इस चीज को आपको समझना है। एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके बाद होता है राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टफनेस का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो तो हो सकता है इजी लेवल के कर रहे हो सकता है हार्ड लेवल कर रहे हो। अगर आप हार्ड लेवल क्वेश्चन कर रहे हो वो एग्जाम में नहीं आ रहे तो भी आपका सही नहीं चल रहा है। अगर आप बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हो वो भी एग्जाम में नहीं आ रहा तो वो भी आपके लिए क्या है, डिस्टर्बिंग लिमिट है। तो यहाँ पे राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी जो भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो उसके PYQ आप देखो, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप देखो और उसी टाइप का या उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस थिंग्स मे बी हेल्प इन योर एग्जाम। उसके बाद आपने राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन कर ली, उसके बाद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको बहुत सारे क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपको ही मालूम है ये एग्जाम जो होते हैं एनटीपीसी का, इसमें करोड़ों लोग फॉर्म डालते हैं। और ये नहीं है करोड़ों लोग फॉर्म डाल रहे हैं तो उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर है, लेकिन कुछ भी लोग ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत बेहतर होती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आप किस रेंज में आ रहे हो। फिर भी मोटा मोटा में ये समझ सकते हैं कि 1,00,000-2,00,000 लोग ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बेहतर होती है। तो उनसे अगर आपको कंपटीशन करना है तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद एग्जाम लेवल के जो टेस्ट होते हैं, जो एग्जाम लेवल के टेस्ट होते हैं जैसे मॉक टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपको एनरोल करना है और बहुत सारे मॉक टेस्ट देना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेल्फ मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। कभी कभी तैयारी करते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारी तो तैयारी कुछ है ही नहीं, इस परीक्षा के हिसाब से हमारी तैयारी है ही नहीं। और कभी कभी होता क्या है, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, जब कोई टेस्ट देते हैं तो हमारे नंबर बहुत अच्छे नहीं आ पाते, तो हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी से नहीं आते। आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी हो रही है, और उस गड़बड़ी को आप जितना जल्दी सुधार लेंगे उतना आप सिलेक्शन वाली रेस में आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद मेडिटेशन तो मैंने बता ही दिया। मेडिटेशन के लिए आपको क्या करना है, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपके पास समय रहता है उस हिसाब से आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, जिससे क्या है आपका ब्रेन जो है वो स्वस्थ रहे। ब्रेन को अगर स्वस्थ करना है तो आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं 3 टाइम्स रिवीजन। रिवीजन आपका 3 बार होना चाहिए। पहला तो एक बार रिवीजन कैसा, नोट्स आपने पढ़ लिया, ठीक है, नोट्स बना लिया और नोट्स को आपने रिवाइज कर लिया। उसके बाद क्या किया, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा या टेस्ट दिया। तो उसमें होता क्या है कि आप जब फर्स्ट टाइम टेस्ट देते हैं तो आप समझो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं। अब क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो इसका ये सोल्यूशन तो है नहीं कि हम उन रॉन्ग क्वेश्चन को अनदेखा करते हैं। हमारा जो फोकस होता है कि वो जो रॉन्ग क्वेश्चन है कौन से टॉपिक के हैं, तो उन टॉपिक को हमें क्या करना है, फिर से रिवाइज करना है एंड अगेन पूरा का पूरा सिलेबस में क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ये हो गया सेकेंड टाइम रिवीजन। उसके बाद एग्जाम से कुछ दिन पहले एक होता है फाइनल रिवीजन। उस टाइम पे आपको क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है और ये देखना है कि अब हम एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आप समझ लो कि अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो आपकी तैयारी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी तैयारी 90 प्लस की होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका मैथ तो बहुत स्ट्रांग होना ही चाहिए, रीजनिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और जीके, जीएस और करंट अफेयर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे जो नंबर कटते हैं बेसिकली जीके, जीएस और करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आपके मतलब आपने पढ़ रखा है उसके बाहर के भी होते हैं। तो उसके लिए हम ये जो 10 नंबर का जो हमने यहाँ पे डिफरेंस रखा है, उस 10 नंबर में आपको सबसे ज्यादा 7 से 8 नंबर का वेटेज रखना है जीके में। जीके के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो आपका जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है। और यहाँ पे आपको 2 से 3 नंबर का जो गैप है वो सिर्फ मैथ और रीजनिंग में रखना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा और आप उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो 3 बार आप रिवीजन वाला जो ये फॉर्मेट है वो फॉलो करें।
उसके बाद खुद पे एक भरोसा रखना है कि भैया हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। क्योंकि देखो जो एग्जाम निकालता है वो आप जैसा ही कोई होगा, अब स्पेशल तो होता नहीं है, आप जैसा ही कोई विद्यार्थी होगा जो अपनी मेहनत के दम पे उस परीक्षा को क्या करेगा, उत्तीर्ण करेगा या उस पर्टिकुलर जॉब में क्या करेगा, सिलेक्शन लेगा। तो आपको खुद में भरोसा रखना है और ये कोशिश करना है कि आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। तो जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप डिमोटिवेटेड रहेंगे। जो डिमोटिवेशन बेसिकली आता कैसे है, मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करते हो ना, जैसे आपने 4 दिन पढ़ाई करी लगातार 7 से 8 घंटे, तो आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा। डिमोटिवेशन तब आता है जब आप पढ़ाई कम करते हो। जैसे आपने किसी दिन पढ़ाई ही नहीं करी और 1-2 दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर लगातार आपको क्या आ जाए, डिमोटिवेशन आएगा कि अरे यार मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो मैं तो सिलेक्शन से धीरे धीरे वैसे भी दूर जा रहा हूँ। तो आप पढ़ाई करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए और अपने आप भरोसा रखिए कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। उसके बाद वही अगली चीज की आखिर किसका होगा सिलेक्शन, तो जिसका टाइम मैनेजमेंट सबसे बेहतर होगा उसी का सिलेक्शन होता है। टाइम मैनेजमेंट हर क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं उस टाइम का भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले का टाइम मैनेजमेंट कि आप तीनों के तीनों जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो आपके सब्जेक्ट हैं क्या आप हर एक सब्जेक्ट में उतना ही एफर्ट लगा रहे हो या कि जो सब्जेक्ट आपको आ रहे हैं उसमें ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो। आपको हर एक सब्जेक्ट में एफर्ट लगाना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन होने वाले हैं। जब तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया हमारा सिलेक्शन तभी होना है जब हमारा सिलेबस भी अच्छा होगा और सिलेबस में कमांड भी अच्छी होगी, हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, सारी चीजें जब अच्छी होगी तब जाके सिलेक्शन होगा। उसके लिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो और टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी पढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है किसी को 7 से 8 घंटे की पढ़ने की आवश्यकता हो सकता है किसी को 10 से 12 घंटे की पढ़ने की आवश्यकता हो। तो वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की हो चुकी है और कहां पे आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जिसका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा सिलेक्शन उसी का होगा। उसके बाद आता है कि अगली की कौन सी बुक पढ़े। तो अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे हो, देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि बुक नहीं पढ़नी है, लेकिन मैं ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक एक बुक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक एक बुक कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम दूसरी बुक को नहीं देखेंगे। ये आप याद रखना। होता क्या है कि हम बुक तो बहुत सारी खरीद लेते हैं और सारी बुक से नहीं पढ़ पाते। तो कोई भी एक बुक आप पढ़ो लेकिन उसको कंप्लीट करो। जैसे आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा मटेरियल ले लो, जो भी आपको सही लगे। वैसे बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स आते हैं, उनको आप प्रिफर करके प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वहां से आप चीजों को कर सकते हो। लेकिन मेरी एक चीज आप याद रखना, आप जितनी बुक आपके पास है एटलीस्ट उसको कंप्लीट करो, रिवाइज करो, बार बार उसको देखो, तब जाके सिलेक्शन होगा। बुक इकट्ठा करने सिलेक्शन नहीं होता भाई। जैसे लूसेंट है तो लूसेंट आपको याद हो जानी चाहिए। जीके जीएस के लिए तो लूसेंट बहुत है। अगर आपने लूसेंट को लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में छप गया है तो उतना ही आपको इनफ है। और करंट अफेयर के लिए मैंने बता ही दिया कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपके मैगजीन आते हैं, या कि अरिहंत की मैगजीन आप लेके उससे कर सकते हो। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल को ले सकते हो, और किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। रीजनिंग की भी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि भैया हम जो बुक स्टार्ट करेंगे उसको खत्म करेंगे। ये नहीं कि हमने 1-2 चैप्टर उस बुक से पढ़ा उसके बाद हमने उस बुक को छोड़ दिया, किसी और व्यक्ति ने हमें सलाह दिया कि ये बुक बेकार है। बुक बेकार नहीं होती, हम उस बुक को पढ़ते नहीं है, ये हमारी गलती है। होता क्या है कि हम बुकों का क्या इकट्ठा कर लेते हैं और बुक हमसे पढ़ी जाती नहीं है। तो आप मैथ की एक ही बुक रखो ना, और वो एक ही बुक की प्रैक्टिस करो। जैसे किरण पब्लिकेशन की आप बुक ले लो और उस किरण पब्लिकेशन की बुक को ही आप पूरा कर डालोगे, वहीं से आपका मैथ्स पूरा हो जाएगा कवर। रीजनिंग के लिए रीजनिंग भी कवर हो जाएगा। ठीक है, एक बाई सिटी पब्लिकेशन का आता है, यूथ करके है, उसकी भी बढ़िया चीजें आती हैं।
RS अग्रवाल की मैथ आप देख लो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि भैया कोई भी बुक आप पढ़ो लेकिन उसको पूरा पढ़ो, तभी जाके सिलेक्शन होगा। कैसे पढ़ाई करें? तो कैसे पढ़ाई करने के लिए सबसे पहली चीज होती है आपको डिस्ट्रैक्शन दूर रखना है। आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन, आप देखो ऑनलाइन आपको जैसे आपका कोई भी टॉपिक है वो आपका कवर नहीं है, तो एक तो आपका यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम है पढ़ाई करने के लिए। अगर आपने कहीं से भी कोर्स परचेज नहीं किया है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तब भी आप YouTube के माध्यम से सिलेबस रखो और सिलेबस के हिसाब से आप टॉपिक के नाम डालो। YouTube में बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, उनको पढ़ो। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप YouTube फॉलो कर रहे हो तो किसी एक एजुकेटर को फॉलो करो। जैसे मैथ्स है, मैथ्स के लिए बहुत सारे एजुकेटर हैं, अगर आप सारे एजुकेटर्स की वीडियो देखने लगोगे उतना टाइम आपके पास है नहीं। तो कोई भी एक एजुकेटर आप क्या करो डिसाइड करो और उसी एजुकेटर की सारी वीडियो आप क्या करो कंटिन्यू करो, ठीक है। उसके बाद जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस और करंट अफेयर है, तो जो आपको पसंद आए उसकी आप वीडियो डिसाइड कर लो और उसी की फॉलो करो। बदल बदल के वीडियो मत देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं तो आपको डिस्ट्रैक्शन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज है कि आपको मॉक टेस्ट आपको जरूर से जरूर देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी परीक्षा की सिलेक्शन के लिए। तो रेलवे के लिए कम से कम आप 50+ मॉक टेस्ट का टारगेट तो रख ही लो, 50 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट सबसे अच्छा मिलता है भैया टेस्ट बुक में। टेस्ट बुक सबसे बढ़िया है प्लेटफॉर्म, यहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और आप जितने भी यहाँ पे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे उनको मालूम भी होगा कि टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है, एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, एवरीथिंग इज वेरी गुड इन टेस्ट बुक। तो पढ़ाई आपको ऑनलाइन माध्यम से करनी, ऑनलाइन माध्यम से करो। आप कोई कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग जा रहे हो तो और बेहतर है, कोचिंग नहीं जा रहे हो तो आप यूट्यूब के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपने कहीं से कोर्स परचेज किया है तो कोर्स को पूरा फॉलो करो, ये नहीं है कि आपका बैकलॉग लगता ही जा रहा है। आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी ऑनलाइन कोर्स आपने लिया है उस कोर्स को आप पूरा का पूरा फॉलो करो। और रही बात तो फिजिक्स के लिए हमने बुक अपलोड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का अगर आप लिंक की बात करें तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको नहीं दे रहा हूं, आपको बस जस्ट आपको रीवा स्टडी हब नाम से आपको सर्च करना है और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक मैथ्स की पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा लिखा है, बट वो मैथ्स के लिए इनफ है। जैसे यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाएगा, फिजिक्स की बुक आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी मैथ्स के लिए कुछ वीडियो मैं भी शेयर करता हूँ और आप उसको विजिट करके देख सकते हो, वो भी आपको यूजफुल रहेगी आपकी तैयारी के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आप तैयारी करते रहिए और आपका सिलेक्शन जरूर से होगा। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा के आप इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। बाकी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।